हेलो बच्चों। आज कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 9 सोशल साइंस की वर्कशीट है। इसका शीर्षक है दिल्ली के सुल्तान। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और उसके आगे फिर हम कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य में क्या आता है? भवन निर्माण कला। ठीक है, जो भवन निर्माण कला होती है, जैसे मकान जो बनाए जाते हैं, घर जैसे बनाए जाते हैं, उसके निर्माण की कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख, एक वचन में तारीख बोलते हैं और बहुवचन में तवारीख बोलते हैं। जैसे हम अगर बोलता है तो मैं हूँ, और हम सब बोलता है तो वो बहुवचन है। जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं वो बहुवचन होता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि इतिहास, तारीख जो एक वचन है और तवारीख जो बहुवचन है। तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अब इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो जो ये तवारीख है वो उस समय फारसी भाषा में, जैसे आज हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, उस समय की भाषा क्या थी? फारसी थी, और उसी में ये लिखे जाते थे। जो उनके इतिहास थे वो फारसी भाषा में लिखे जाते थे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं जो येलो कलर में है, ये वाला। तो तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो इसमें क्या है कि जो तवारीख के लेखक होते थे, जो इतिहास के लेखक होते थे, इस समय जो घटनाओं का लेखन करते थे, वो बहुत ही सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे। वह प्रशासक भी हो सकते थे, कवि भी हो सकते थे और उनके दरबारी भी हो सकते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे राजा को सलाह देते थे कि किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जाए। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो कैसे, किस तरीके से न्याय संगत मतलब न्याय के अनुरूप कैसे लोगों को न्याय दिया जाए, इस पर वो बल देते थे। अब तीसरा क्या है? तीसरा है तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तो जो ये लेखक थे वो कहाँ रहते थे? विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों, गांव में नहीं रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो वो क्यों इतिहास लिखते थे? ताकि उन्हें बहुत सारा इनाम मिल सके। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। तो ये क्या करते थे? ताकि इन्हें इनाम मिल सके इसलिए इतिहास लिखते थे, और ये नगरों में रहते थे। ठीक है, और उसके आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली के शासक। तो दिल्ली के शासक का किस तरीके से कौन कौन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तोमर वंश है। तोमर वंश में अनंगपाल, फिर उसके बाद चौहान में प्रमुख पृथ्वीराज चौहान, फिर प्रारंभिक तुर्की शासक। इसमें तुर्की शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, खिलजी वंश। खिलजी वंश में फिर कौन आता है? खिलजी वंश में प्रमुख रूप से आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। और सैयद वंश में खिज़र खान, और लोदी वंश में बहलोल लोदी। तो ये प्रमुख वंश दिया हुआ है कि किसने कब से कब तक शासन किया, उसको आपको देखना है और इसको याद करना है। तो सबसे पहले तोमर वंश आया, उसके बाद चौहान, फिर तुर्की शासक आए, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश, फिर उसके बाद अंत में लोदी वंश। ठीक है, और उसके बाद फिर मुगल काल आ जाता है। तो अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर की राजधानी बनी। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले किसकी राजधानी बनी? तोमर राजपूतों में। तोमर राजपूतों का काल था, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये तोमर का यहाँ पे शासन था। उस समय यह राजधानी बनती है। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों
का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया। तो इन तोमरों को किसने परास्त किया? चौहानों ने तोमरों को हरा दिया। तो उसके बाद कौन राजा बनता है? चौहान वंश के लोग राजा बनते हैं। चौहानों, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो कौन से सिक्के ढाले जाते थे? देहलीवाल। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो इससे क्या हुआ? दिल्ली का विकास होता है और वो काफ़ी एक ऐसी राजधानी बदल जाती है जिसका महाद्वीप के बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके प्रश्न क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग देखेंगे यहाँ पे। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इतिहास, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता देती हैं। तो इसको आप लिख लेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन, तवारीख का अध्ययन किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? तो तवारीख का अध्ययन क्यों उपयोगी हो सकता है? सुल्तानों की शासनकाल में प्रशासन की भाषा जो है वो फारसी में लिखे गए थे। तो इसके माध्यम से ये, इसके बाद तवारीख का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है? उपयोगिता पूछता है इसकी, कि अगर हम इसको अध्ययन करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा। ठीक है। तो इससे हमें उस समय के प्रशासन के बारे में पता चलता है। ठीक है। वहाँ की घटनाएं पता चलती हैं, घटनाओं का वर्णन होता है, प्रशासन किस प्रकार था उस पर पता चलता है, उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी उस पर पता चलता है। और इससे हम उसको पढ़ करके आज के समय में अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो उसको लागू कर सकते हैं। ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो तवारीख की सीमा क्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। सीमा मतलब इसमें कौन कौन सी समस्याएं थी। ठीक है। तो इसमें ये आप देखेंगे कि समस्या क्या क्या थी। ये लोग अक्सर नगरों में रहते थे। ठीक है। ये गाँव में नहीं रहते थे, तो इसलिए इन्हें गाँवों के स्थिति का पता नहीं चलता था। और ये क्या करते थे? इतिहास सुल्तानों के लिए, ताकि इनसे अधिक से अधिक इनाम मिल सके। ठीक है। और ये शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ठीक है। तो ये क्या करते थे? लैंगिक भेद को बढ़ावा देते थे, स्त्रियों को कम बनाते थे और पुरुषों को ज़्यादा महत्व का बताते थे। और राजाओं को दिखाते थे कि यही जो है इनको देवी शक्ति प्राप्त है, इसीलिए ये शासन कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे आज चुनाव होते हैं, इसको ये अच्छा नहीं मानते थे। ये कहते थे कि जो शासक हुआ है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये जन्म सिद्ध है, इसको भगवान ने चुना है। तो इस तरीके से ये लोग कहते थे, जो बहुत ही गलत बात है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है पता कीजिए कि दिल्ली में, पता कीजिए दिया है लेकिन ये पता होना चाहिए। पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। तो ये आपको लिखना है कि कुतुब मीनार के निर्माण में कौन कौन शासकों ने योगदान किया। ठीक है। तो किसके किसके काल में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसमें इल्तुतमिश है, हाँ। और उसके बाद फिर मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है। तो ये आप नेट पे या किताबों में पढ़ करके इसको ढूंढेंगे और उसको लिखेंगे
और कुतुब मीनार के बारे में वो कितना ऊंचा है, किन पत्थरों से बनाया गया है, उसकी क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ें आप किताब से या अन्य कहीं से इंटरनेट से सर्च करके इसको आप देखेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट ये समाप्त होती है, और आप अगर कोई समस्या होती है तो फिर आपसे हम मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।